Now we begin with the definition. Exhaustive event. Exhaustive event होता है the total number of possible outcomes in any trail is known as an exhaustive event or exhaustive cases. For example, हम इसको इस तरह समझेंगे. लास्ट टाइम हमने कहा था रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ ट्रेल्स हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कर लो मैं किसी कॉइन को 2 टाइम्स टॉस कर रहा हूँ. सो ये मैं कहूँगा ये एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक कॉइन को मैं 2 बार टॉस कर रहा हूँ. नाउ व्हाट इज़ ट्रेल? ट्रेल इज़ जो मैं इसको सपोज कर लो जब मैंने इसको पहली बार टॉस किया, यानी कि फर्स्ट टॉस और सेकंड टॉस करना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मैं उसको 2 बार टॉस करूँगा. सो टॉस एट फर्स्ट टाइम एंड टॉस और एट सेकंड टाइम और डिफरेंट ट्रेल्स, यानी कि ये होगी अब डिफरेंट ट्रेल्स. एक ही कॉइन एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद ये डिफरेंट यानी कि इसमें 2 ट्रेल्स आ गए. सो हियर इट इज़ सिंपल. नाउ what is exhaustive event? It is simply total number of possible outcomes, यानी कि इस ट्रेल में किसी भी ट्रेल में पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी उसको हम कहेंगे exhaustive events. Now look at the examples. पहले एग्जाम्पल, in tossing a coin देयर आर 2 एग्जॉस्टिव केसेस. क्योंकि जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें 2 एग्जॉस्टिव केसेस है, एक है हेड और एक है टेल. यानी कि जब मैं टॉस कर रहा हूँ कॉइन को, वहाँ पे नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने हैं? 2. अच्छा, कौन कौन सा है? या तो हेड है या टेल है. इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल, इन थ्रोइंग ए डाई देयर आर 6 एग्जॉस्टिव केसेस. डाई में डाई इज 6 साइडेड फिगर, 6 साइड्स होते हैं. सो इसमें कितने एग्जॉस्टिव केसेस होंगे? 6, इसलिए कि इसके 6 साइडेड फिगर्स है. और उसमें हम वो लेते हैं फिर, क्योंकि इसमें जो अपर मोस्ट आता है आउट ऑफ डेट एक आ सकता है. सो इसके कितने एग्जॉस्टिव केसेस है? 6, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स मुझे 6 आ सकते हैं. इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल, इन ड्राइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस इज. अच्छा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 2C52. अच्छा, इस तरह है 52C2, 52C2, यानी कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स में मुझे एट ए टाइम 2 निकालने हैं. ये थोड़ा कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ये, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि मैथमेटिक्स में आता है. सो यहाँ पे ये याद रखना है कि हम यहाँ पे सपोज कर लो मैं कहता हूँ मेरे पास कोई 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, मुझे पिक करने हैं इनको 2 तरीक़ों से. तो मैं उनको मैथमेटिकली कहता हूँ 4C2. ये होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल. ये फैक्टोरियल क्या है ये अलग एक टॉपिक है, फिर से मैथमेटिकल का है, तो डोंट बॉदर अबाउट दिस, या आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा. यहाँ पे जो समझने की बात है वो ये है कि आउट ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से मुझे 2 कार्ड्स निकालने हैं. वो कैसे मैं निकाल सकता हूँ? यानी कि मेरे पास कितने तरीके होंगे, उन्हीं को हम कह रहे हैं कि ये 52C2 है. उन्हीं को हम कह रहे हैं कि ये 52C2 है, यानी कि इतनी कॉम्बिनेशंस बनाता है. उनको हम लिखते ही ऐसे है कि 2 कार्ड्स, क्योंकि कार्ड्स में कितने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52.
मुझे निकालने कितने हैं, 2 एट ए टाइम, यानी कि 2 कार्ड्स। तो इनको मैं निकाल सकता हूँ 52C 2 वेज से, इतने तरीक़ों से। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ये फैक्टोरियल क्या है, वायर सपोज कर लो कोई नंबर है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, फिर सो ऑन डॉट डॉट अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। सपोज कर लो मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे अगर इसी तरह 52 है तो ये आता 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और साथ में है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 सिंपली। इसी तरह और एक एग्जांपल है, इन थ्रोइंग ए डाई, इन थ्रोइंग 2 डाइज है ये, इन थ्रोइंग 2 डाइज द एग्जॉस्टेड नंबर ऑफ केसेस इज 6 स्क्वायर। ये है 6 स्क्वायर, दैट इज 36। क्योंकि हमें पता है एक डाई को जब थ्रो करेंगे तो उसके पास 6 साइड्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि उसका सैम्पल स्पेस इस तरह है। इस तरह डाई 2 का भी यही सेम प्रोसीजर रहेगा। अब मेरे पास कौन कौन सा केस आ सकता है, यानी कि इस ट्रेल में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती है, क्योंकि 2 डाइज में थ्रो कर रहा हूँ, यानी कि इसका भी माना जाएगा और इसका भी 2 डाइज में देखा जाएगा कि आ क्या रहा है। ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन होगी। सपोज कर लो इसमें, अच्छा इसमें मेरा सैम्पल स्पेस क्या होगा टोटल, फिर सैम्पल स्पेस यानी कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। अब वो हो सकती है, एक तो यह आ सकता है 1 पहले का, दूसरे का भी 1 आ सकता है। इसी तरह या तो आ सकता है पहले का 1, फिर आ सकता है दूसरे का 2, इसी तरह पहले का आ सकता है 1, इसी तरह 3, इसी तरह इसका आ सकता है 1 4, इसी तरह 1 5, इसी तरह 1 6। ये हो गए फिलहाल इनके 6 जो ना 1। इन सेम वे हम कह सकते हैं कि 2 के साथ भी ऐसा ही होता होगा। सो हम लिख पाएंगे 2 1, यानी कि पहले का 2, इसके साथ अब ये भी केस आ सकता है, 2, 2 भी आ सकता है, 2, 3 भी आ सकता है, 2, 4 भी आ सकता है, 2, 5 भी आ सकता है, 2, 6 भी आ सकता है। इसी तरह पहले का 3 अब इन 6 के साथ कर सकते हैं, यानी कि 3, 1, 3, 2। इसी तरह अब इनको मैं लिखूंगा नहीं, यहाँ पे होगा 3, 3, यहाँ पे होगा 3, 4, यहाँ पे 3, 5 और इस तरह 3, 6। सो इसी तरह 4, 1, 4, 2 आ सकता है, 4, 3 आ सकता है, 4, 4 आ सकता है, 4, 5, 4, 6। अब 5 पहला सेकंड का हो सकता है 1, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और इस तरह 5 6 हो सकता है। इसी तरह पहले का 6 होगा तो इसका 1 हो सकता है, सेकंड का डाई का, इसी का सेकंड 2, इस तरह सेकंड का 3, सेकंड का 4, सेकंड 5, और लास्ट पे होगा 6, यानी कि दोनों 6 आ सकते हैं। अगर आप देखोगे इस ट्रेल में हमें कितने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ मिल गई, यानी कि 1 इसके 6 के साथ ये हो गए 6, सो ये हो गई 36, यानी कि 6 स्क्वायर। क्योंकि दीज आर मल्टी बोथ 6 ला सकते तो हम कह सकते हैं कि 6 स्क्वायर आ सकता है। सपोज अगर हमारे पास n डाई होते, n डाइज, हर किसी डाई के पास 6 साइडेड फिगर है, तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि 6 पावर n पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है।
सो आई विल स्टॉप दिस डेफिनेशन हेयर। उसके बाद ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का शॉर्ट मतलब ये होता है कि जो आ जाएगा उससे दूसरों पर फ़र्क नहीं होगा, यानी कि अगर एक आ रहा है तो बाकी नहीं आ जाएंगे, मतलब सॉरी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब है कि इसका मतलब है अब दूसरे नहीं आ जाएंगे उस केस में, इन दैट केस। सो मैं यहाँ पे इस डेफिनेशन को समझाता हूँ। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमें इवेंट्स ऑलरेडी पता है कि होता क्या है, जो हमारे उस सबसेट में है, जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो आउटकम्स जो आते हैं वो, यानी कि इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पैटिबल इफ द हैपनिंग HAPPENING है यहाँ पे, हैपनिंग ऑफ वन ऑफ देम प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ ऑल द अदर्स। यानी कि अगर एक आ रहा है HAPPENING, हैपनिंग ऑफ वन, ठीक है, यानी कि अगर आपको एक आ रहा है डेट प्रिक्लूड्स द अदर्स, यानी कि डेट प्रिवेंट्स देम टू हैपन। इट मीन्स अगर एक आ रहा है इट प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ ऑल द अदर्स। प्रिक्लूड्स का मतलब यही होता है, यानी कि अब बाकी नहीं आ जाएंगे, द हैपनिंग ऑफ ऑल द अदर्स, दैट इज नो टू और मोर ऑफ देम कैन हैपन। उसका मतलब यही होगा कि दो या दो से ज़्यादा नहीं आ जाएगी एक वक्त में, एक वक्त में एक ही पॉसिबिलिटी होगी, एक ही हैपन होगा। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। इन थ्रोइंग अ डाई ऑल द फेसेस नंबर 1 to 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम जानते हैं जब हम डाई को थ्रो करते हैं उसमें 6 फेसेस है, यानी कि 6 नंबर्स है। आउट ऑफ 6 नंबर्स ड्यूरिंग ए ट्रेल हमें एक ही मिलता है, यानी कि अगर देखेंगे सेटअप इवेंट क्या बनता है हमारा, इवेंट हमारा है 1 2 3 4, अगर हम उस लिहाज से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, दिस इज इवेंट। इवेंट में अब आ क्या जाएगा, इन 6 में से एक ही को आना है, जो आ जाएगा एक नंबर, उसका मतलब होगा कि वो प्रिवेंट करेगा अब बाकी 5 को ना आने में। सपोज कर लो कोई ए नंबर आ गया, सो ए की जगह अब नहीं ले सकता है अब ये। सो अगर मैं कहूँगा 3 आ गया, अब 1 2 4 5 6 नहीं आ सकता है। यही हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि हैपनिंग ऑफ वन प्रिक्लूड इज द हैपनिंग ऑफ ऑल अदर। इसी तरह अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें जो पॉसिबिलिटी है वो या तो हेड आ सकता है या टेल। नाउ हेड आ जाएगा या टेल, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता है, अगर टेल आ गया तो हेड नहीं आ सकता है, यानी कि हेड प्रिवेंट कर रहा है टेल को आने में और टेल प्रिवेंट करेगा हेड को आने में। सो सिंपल डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का माने ही यही होता है कि दोनों में एक ही, मतलब जितने नंबर है उनमें एक ही को आना है, बाकी सभी नहीं आ सकते हैं। नाउ वी हैव अ न्यू डेफिनेशन, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली का मतलब है बराबर, ये हमें पता ही है। लाइकली इवेंट्स वो इवेंट्स जो बराबर आ जाएंगे, यानी कि देयर इज़ नो चांस प्रेफरेंस ऑफ वन ओवर द अदर सिंपली, यानी कि अगर आप कोई इवेंट कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि एक को ज़्यादा प्रेफरेंस है दूसरे से, नहीं। सपोज कर लो, अच्छा इसको डेफिनेशन से लेते हैं पहले। आउटकम ऑफ ट्रेल्स, जो आउटकम है ट्रेल का, उसको कहते हैं और सेड टू बी equally likely if taking into consideration all the relevant evidence there is no reason to expect one in preference of the other। यानी कि एक को दूसरे से प्रेफरेंस नहीं होगी सारे एविडेंस रेलिवेंट देख के। इनकी एग्जांपल इस तरह है, सपोज हम एक यूनिफॉर्म कॉइन को टॉस करते हैं, उसमें हेड और टेल आता है इवेंट्स। इन ए सिमिलर सिचुएशन अगर हम किसी अनबायस्ड डाई, यूनिफॉर्म कॉइन का मतलब होगा जो ना
जिसमें हमें यूनिफॉर्मिटी होगी, कोई बैंड वगैरह नहीं होगा या कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी जिस वजह से हमें ये पता चले चांस हेड की ज़्यादा आने की है या टेल की। सो एक यूनिफॉर्म कॉइन जब होगी तो उसके पास 50-50% चांसेस होते हैं हेड और टेल की। सो यहाँ पे इक्वली लाइकली उसको उसी को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इसी तरह अगर हम किसी अनबायस्ड डाई को थ्रो करते हैं तो उसके 6 साइडेड फिगर है तो हर किसी फिगर को इक्वल चांस आता है आने को। सो एवरी वन हैज़ ए परसेंट, यानी कि यहाँ पे हर किसी को पूरा पूरा चांस है कि उसको आने की। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इन अदर वर्ड्स बराबर है ना। उसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब है सेवरल इवेंट्स अगर एक साथ हो रहे हैं, ठीक, उनको हम इंडिपेंडेंट तब कह सकते हैं अगर एक के आने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स डिफरेंट टॉपिक था, उसमें हमने क्लियर किया कि वो क्या है। हमने कहा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनकम्पैटिबल, यानी कि उससे एक के आने से बाकी सारे इवेंट्स को वो रोकता है आने में, ठीक है। हैपनिंग ऑफ वन प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ अदर, ये डिफरेंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है, सपोज कर लो आप कोई कॉइन टॉस कर रहे हो, कॉइन टॉस कर रहे हो। इन द फर्स्ट टॉस अगर आपका हेड आ रहा है और जब आप सेकंड टॉस करने जाओगे, सेकंड टॉस में इस नॉलेज के बिना पे आप नहीं कह सकते हो कि मुझे हेड ही आ जाएगा, नहीं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फिर भी है कि हेड या टेल आ सकता है। यही है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि ये इवेंट जब हुआ और ये दीज आर इंडिपेंडेंट्स, यानी कि इसके आने से इसको हम नहीं कह सकते हैं कि ये इस पे लिंक करेगा कोई, यानी कि ये इस पे डिपेंडेंट है। तो इन अदर वर्ड्स इन्हीं को हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट है ये दो इवेंट्स। इसी तरह थर्ड टास्क होगा, अगर मैं कहूँगा सपोज दूसरे टास्क में भी हेड ही आया, सो थर्ड टास्क में हम ये नहीं कह सकते कि हेड ही आ जाएगा क्योंकि दो में आ गए हैं। सो इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सेवरल इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट तब कहते हैं इफ हैपनिंग, यानी कि अगर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि मैं कहूँगा यहाँ पे टेल नहीं आया था, सो यहाँ पे मैं नहीं कह सकता हूँ कि अब टेल नहीं आया, वही हो गया कि नॉन हैपनिंग। हैपनिंग या नॉन हैपनिंग किसी इवेंट की वो अफेक्ट नहीं होती है कि किसी सप्लीमेंट्री नॉलेज से जो पहले आ चुका होता है कंसर्निंग द ऑकरेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ द रिमेनिंग इवेंट्स, यानी कि जो बाकी बचे थे आपके इवेंट्स उनको प्रीवियस नॉलेज पे आप नहीं कह सकते हो कि ये अब होगा या नहीं होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन यही है। अब इसके एग्जांपल, इन टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड इन द फर्स्ट टॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेटिंग ए हेड इन द सेकंड, थर्ड एंड सब्सिक्वेंट थ्रोज। यही है जो मैं यहाँ पे बोल रहा था। ये सारा मतलब जब आप किसी अनबायस्ड कॉइन को टॉस कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि हेड आपको आया तो अब हेड ही आ जाएगा सब्सिक्वेंट टॉसेस में भी, नहीं। अब आगे जाके टेल भी आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, फिर हेड भी आ सकता है, फिर टेल भी आ सकता है। सो देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन दीज इवेंट्स। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। सो इसका अपोजिट होगा डिपेंडेंट, यानी कि अगर प्रीवियस नॉलेज पे वही आ रहा है तो तब हम डिपेंडेंट कहेंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, इफ़ वी ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स। अगर हमारे पास वो कार्ड होते हैं 52 कार्ड्स, अगर हमें वहाँ से निकालने हैं कार्ड्स, कोई कार्ड एक निकालना है और उसको रिप्लेस फिर करेंगे, यानी कि निकालने एक पहले बार हमने निकाला फिर उसके बाद हमने उसको रिप्लेस भी किया, ठीक। उसको रिप्लेस करने के बाद अब हमें सेकंड कार्ड निकालना है वहाँ से।
यानी कि पहले मैंने निकाला, अब रिप्लेस किया उसको, जो मैंने निकाला था, अब उसको मैंने फिर से उन कार्ड्स में जमा किया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब वही कार्ड आ जाएगा उसके बाद भी जब मुझे दूसरी बार कार्ड निकालना होगा। नहीं, हो सकता है वो आ भी सकता है, लेकिन ज़रूरी चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए वहाँ पे भी हम इंडिपेंडेंसी ही की बात करेंगे। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट ट्राई, यानी कि इससे फ़र्क नहीं पड़ती कि पहले आपको क्या आया था। बट हाउएवर अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट ड्रा को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, यानी कि जो सपोज़ कर लो जब मैंने पहले कार्ड निकाला था, सपोज़ इट वाज एस, और अब मैं इसको रिप्लेस नहीं करता हूँ, हाँ तब मैं दूसरे में कह सकता हूँ कि अब ये एस नहीं आ जाएगा, तब मैं कहूँगा कि ये डिपेंडेंट है, क्योंकि मैंने कहा मैंने इसको निकाला है, अब ये डिपेंडेंस होगा इस पर। Which is mathematical or classical or a priori probability. Suppose at real results in an exhaustive, mutually exclusive and equally likely cases. हमें पहले पता है एन एग्जॉस्टिव, यानी कि उसमें हमारे पास है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एन, ठीक है। सो एन इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फिर उसके बाद so if a trial result is in an exhaustive, mutually exclusive and equally likely cases and m of them are favorable to the happening of an event, हमें पता है फेवरेबल इवेंट कौन है, यानी कि जो हमें आ चुका है, यानी कि आउट ऑफ n ज़रूरी m लेस देन n होगा, क्योंकि m नंबर और फेवरेबल या इक्वल भी हो सकते हैं। m और फेवरेबल इवेंट्स जो हमें आ गए हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स ऑकरेंस ऑफ इवेंट, जिसको हम कहते थे ऑकर्ड इवेंट्स। सो ये ऑकर्ड इवेंट्स है, ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स है। देन प्रोबेबिलिटी p ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट e इज गिवन बाय, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी को p से डिनोट किया है। हैपनिंग ऑफ इवेंट इज गिवन बाय, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट e, यानी कि जो कितनी ऑकरेंस है अब इन इवेंट्स आने की, उसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। नोट, हमने पहले ही डेफिनेशन की थी एग्जॉस्टिव इवेंट तब हमने बताया था एग्जॉस्टिव इवेंट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सो यहाँ पे भी यही डेफिनेशन ये कह रहा है कि if a trail results in an exhaustive, mutually exclusive and equally likely cases, हमें पता है mutually exclusive यानी कि occurrence of one से others preclude होते हैं। इसी तरह उसके बाद हम कहते हैं कि equally likely cases, सो हर किसी के पास चांस बराबर रहता है, यानी कि प्रेफरेंस दूसरे के साथ ज़्यादा नहीं रहती है। सो इन डेफिनेशंस को हम एक बार साइड में नोट करके रखें, ताकि जब हम आगे जाके डेफिनेशंस पढ़ेंगे हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सो उसके बाद हम कहते हैं कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन, यानी कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज, क्या होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। हमने कहा कि दैट इज़ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। अगर इसी को मैं अलग डेफिनेशन में लिखता तो मैं लिखता इस तरह, नंबर ऑफ जो हमें ऑकरेंस इवेंट्स है, ऑकर्ड हो गए हैं,
नंबर ऑफ़ फेवरेबल इवेंट्स मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस, यानी कि जो आ गए हैं केसेस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स भी कह सकते हैं, यानी कि कितने इवेंट्स थे टोटल में, नंबर ऑफ़ केसेस जिसको हम कहते हैं। तो उस टाइम हम कहेंगे, उसी को हमने अभी एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहा था, तो ये होगा m डिवाइडेड बाय n, बिकॉज m एट रियल रिजल्ट इन एन एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली केसेस। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट कितनी होगी, यानी कि जो आपके फेवरेबल केसेस है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है। अच्छा, अगर सारा सैम्पल स्पेस आता है, सैम्पल स्पेस सपोज इसमें n इवेंट्स है, अब ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स भी n ही आ रहा है, तब उस टाइम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी n डिवाइड बाई n विच इज़ 1, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई उस टाइम सारी, टोटल आ गया 1 उस टाइम जब हमारे पास सारा आता है, उस टाइम हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज़ 1। अच्छा, उससे पहले उसके बाद हम कहते हैं कि नंबर ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स कितने थे इस केस में, जो हमें दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट यहाँ पे। इसी तरह हम कहेंगे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी जो इवेंट को रुकाती होगी आने में। सो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है कि m वेज में m फेवरेबल केसेस है, सो नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस कितने हो गए, नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस होंगे n माइनस m डेफिनेटली, क्योंकि आउट ऑफ n मुझे m फेवरेबल थे, तो n माइनस m इज़ नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। सो इन डेट केस मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेवरेबल नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट, इसको हम कहेंगे ई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट को ई कॉम्प्लीमेंट से मैंने डिनोट किया, या ई पावर c से भी डिनोट कर सकते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स विच इज़ इक्वल टू n माइनस m डिवाइडेड बाई n। अगर आप देखोगे ये हो जाएगा n डिवाइड बाई n इज़ 1 माइनस m बाई n। सो टोटल प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे अब कितनी बन जाएगी इसकी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी टोटल, ये कितना आता है इवेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट, दैट इज ई कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको f से लिखता प्रोबेबिलिटी ऑफ f, तब आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं रह जाएगा। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस फिलहाल मैं लेता हूँ f से, इसको मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ f। सो ये होगा n डिवाइडेड बाई m प्लस 1 माइनस m डिवाइडेड बाई n। ये तो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ये होगी इसकी, इट मीन्स इट इज़ 1, यानी कि टोटल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 1 है। वही मैं इससे भी पहले कहना चाहता था कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 1, यानी कि सारे सैम्पल स्पेस की टोटल प्रोबेबिलिटी मुझे 1 ही आ जाएगी। ये जो हमने सारा कहा है इसको हम इन ब्रीफ में इस तरह भी कह सकते हैं।
हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज m डिवाइडेड बाई n। फिर हमने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज m n माइनस m डिवाइडेड बाई n, जो हमें आया मिला फिर 1 माइनस m बाई n। लेकिन आप यहाँ पे नोट कर लो, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ f देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e, यानी कि हमने एक रिलेशन इनके दरमियान देखी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ इवेंट, और ये हमेशा ट्रू होता है। इसको जहन में बिठाना है, ये एक कीवर्ड है प्रोबेबिलिटी में जिससे हमारी सारी प्रोबेबिलिटी चलती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट। इनको अगर वर्ड्स में भी लिखा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। सो आई होप कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि होना भी चाहिए। उसके बाद हम ये कह सकते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट इज़ 1, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। और इस तरह प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 0 लेस और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट लेस और इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब आपकी चांस है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी 0 आती है इसका मतलब होगा ऑकरेंस ऑफ इवेंट, यानी कि इसमें कोई नहीं आ गया इन दैट केस। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई 1, इसका मतलब सारा आपको ई के पास ही आ रहा है, यानी कि नॉन ऑकरेंस में उस वक्त 0 हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस एट दैट टाइम होगी 0। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट होगी 1। ये जो हमने सारा पढ़ा इसको शॉर्ट एम वेज में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ एन पॉसिबल वेज, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी थी, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी n। सो प्रोबेबिलिटी इन दैट केस ऑफ एन इवेंट होगी m डिवाइडेड बाई n, जो हमने कहा भी। सपोज कर लो हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टोटल पॉसिबिलिटी क्या है इवेंट की 2, क्योंकि यहाँ पे हेड की भी पॉसिबिलिटी है टेल की भी, सो टोटल पॉसिबिलिटी इज टेल। बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मैं कहूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ जाएगी, मैं देखूँगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 1 है, यानी कि हेड दैट इज़ 1। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 2, सो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। इसी तरह अगर ये हो गया कॉइन में, अगर मैं कहूँगा एक डाई को मैं रोल करता हूँ सपोज, तो उसके मैं कहता हूँ मुझे मेरा फेवरेबल केस जो है वो है गेटिंग टू। सो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, यानी कि ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ 2 कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, वहाँ पे सैम्पल स्पेस ये है। सो फेवरेबल केसेस कितने हैं, एक ही है, अगर 2 आ जाएगा सो दैट इज़ 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 6, सो प्रोबेबिलिटी इज़ 1/6। इसी तरह यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस गेटिंग 2 इज़ 1/6 यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं कहूँगा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2 नंबर इन रोलिंग ए डाई। सो हमें पता है उसमें हमारा सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। नाउ फेवरेबल इवेंट कौन है, फेवरेबल आउटकम हमारा है अगर 3 आता 4 आता 5 आता 6 आता। सो ये हो गए एग्जॉस्टिव इवेंट। कितने हैं फिर एग्जॉस्टिव इवेंट 4 है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मेरे पास 4 है, इन्हीं को आप कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस।
Therefore probability of getting greater than 2 is number of favorable cases 4 divided by total number of cases 6, which is 2 by 3. So definitely this is less than 1 and greater than 0. Probability always lies between 0 and 1. When we have probability 1, we say it is sure event. When we have probability 0, we say it is impossible event. पढ़ चुके हैं. Thanks for watching.